नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि निर्देशन क्या होता है, निर्देशन किसे कहते हैं, परामर्श किसे कहते हैं, इसकी परिभाषाएं और हमें निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है, इन सभी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज की कक्षा का विषय है कि निर्देशन के सिद्धांत क्या हैं। मैं प्रीति जैन आपके लिए निर्देशन के सिद्धांतों के बारे में विस्तृत और जानकारी प्रस्तुत करूंगी। निर्देशन के सिद्धांतों से तात्पर्य उन विशिष्ट तथ्यों और नियमों से है जिसके आधार पर निर्देशन की प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। अर्थात किस तरीके से निर्देशन दिया जाना चाहिए, निर्देशन क्यों दिया जाना चाहिए और निर्देशन के पश्चात क्या कार्य करना चाहिए, ये सभी बातों की जानकारी हमें पूर्ण रूप से ज्ञात होनी चाहिए। क्रो एंड क्रो के अनुसार निर्देशन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। इन सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन हम आज पढ़ेंगे। विद्यालय निर्देशन कार्यक्रमों का समय समय पर मूल्यांकन करे, पर उसके परिणामों के बाद भी हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि निर्देशन प्राप्त करने वाले के साथ, व्यक्ति के साथ व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अर्थात विद्यालय हो, आज हम शैक्षिक निर्देशन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि आज शिक्षा के साथ साथ हर किसी भी प्रकार का निर्देशन दिया जाए तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि निर्देशन प्राप्त करने वाले ने उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है, इस बात की जानकारी भी हमें हमेशा रखना चाहिए। निर्देशन के लिए छात्रों की रुचियाँ, अभिरुचियाँ, उससे संबंधित जो भी आलेख हैं, हमें उसको इकट्ठा करके ही उन विशिष्ट मापनों के माध्यम से निर्देशन देना चाहिए। अर्थात निर्देशन प्राप्त करने वाले और निर्देशन देने वाले दोनों में यह होना चाहिए, तो निर्देशन देने वाला उसको यह ज्ञात होना चाहिए कि निर्देशन प्राप्त करने वाले की क्या रुचियां हैं, क्या अभिरुचियां हैं, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका समायोजन कैसा है। इन समस्त बातों का ध्यान में रखते हुए निर्देशन प्रदान किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक क्षेत्रों में तरह तरह के अनेक परिवर्तन हुए हैं। उन परिस्थितियों में अनेक समस्याएं पैदा होती हैं, तो उन समस्याओं को देखते हुए हमें निर्देशन देना चाहिए। व्यक्ति किस तरीके से उन समस्याओं में समस्याग्रस्त हो रहा है, इन सारी चीज़ों को देखकर ही हमें निर्देशन देना चाहिए। निर्देशन सेवाएं जिनका लक्ष्य किसी विशिष्ट अनुभव क्षेत्र में सामंजस्य स्थापित करना है। निर्देशन के माध्यम से हमें इस बात की जानकारी रखना है कि निर्देशन उस विशिष्ट क्षेत्र में वह व्यक्ति कितना सामंजस्य बिठा पा रहा है, हमें इस बात की जानकारी बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। निर्देशन का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक होता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः शारीरिक, मानसिक, सामंजस्य, विद्यालय, परिवार, व्यावसायिक, सामाजिक आवश्यकताएं आदि का अध्ययन करना भी बहुत अधिक आवश्यक है। इन परिस्थितियों द्वारा व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक प्रभाव का अध्ययन करना भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए। इसके पश्चात निर्देशन कार्यक्रम सामाजिक व व्यक्तिगत आवश्यकताओं के संदर्भ में लचीला होना चाहिए। अर्थात निर्देशन की जो प्रक्रिया है वह बहुत अधिक कठोर नहीं होनी चाहिए, वह लचीली होनी चाहिए, ताकि निर्देशन प्राप्त करने वाला उस प्रक्रियाओं का पूर्ण रूप से लाभ उठा सके। निर्देशन का प्रमुख दायित्व, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, निर्देशन का प्रमुख दायित्व और उत्तरदायित्व एक योग्य और प्रशिक्षित व्यक्ति के हाथ में ही होना चाहिए। ऐसे अप्रशिक्षित, बिना अनुभवी व्यक्ति के हाथ में निर्देशन का कार्य नहीं सौंपना चाहिए, जिससे निर्देशन प्राप्त करने वाले को किसी भी प्रकार की हानि का सामना करना पड़े। निर्देशन सेवा का लाभ उन व्यक्तियों तक सीमित नहीं होना चाहिए
जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसकी आवश्यकता प्रकट करते हैं, अपितु प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से निर्देशन सेवा समय समय पर पहुंचनी चाहिए या मिलना चाहिए। निर्देशन स्वतः रूप से संचालित होने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक समान रूप से चलती है। विद्यालय अर्थात विद्यालय में, घर में, समाज में व्यक्ति बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमेशा समस्याओं से ग्रस्त रहता ही है। तो उसे हर परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में समान रूप से निर्देशन सेवा प्राप्त होना चाहिए। इसके पश्चात विद्यालय के अध्यापकों को भी निर्देशन से संबंधित संपूर्ण जानकारी उन्हें देना चाहिए, ताकि समय समय पर अगर निर्देशनकर्ता उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो विद्यालय के अध्यापक भी छात्रों को समय समय पर निर्देशित कर सकें, उन्हें निर्देशन सेवा से दूर ना रख सकें। इसके पश्चात निर्देशन कार्यक्रम में विशिष्ट समस्याओं का समाधान का दायित्व व्यक्तियों को सौंपना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को सौंपना चाहिए जो निर्देशन की पूर्ण जानकारी रखता हो। अर्थात यदि विद्यालय परिवार में किसी भी गहन समस्या आई है, किसी भी विद्यार्थी पर आई हो या किसी भी अन्य व्यक्ति पर आई हो, तो उस समस्या के समाधान के लिए हमें उचित उत्तरदायित्व या उचित योग्य व्यक्ति के पास जाकर ही निर्देशन प्राप्त करना चाहिए, या ऐसे व्यक्ति से ही हमें निर्देशन प्राप्त करना चाहिए जो निर्देशन की संपूर्ण जानकारी रखता हो। निर्देशन कार्य बालकों, किशोरों, वृद्धावस्था, प्रौढ़ विशेष आवश्यकताओं की पहचान कर उसके ऊपर ही हमें वह सेवाएं पहुंचाना चाहिए। अर्थात कई बार एक जैसी समस्या वृद्धों में, किशोरों में और बालकों में हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उस समस्या का समाधान भी एक ही है। इसके साथ समस्याएं एक होने पर, लेकिन अवस्थाएं और व्यक्ति के अलग अलग होने पर उस समस्या का समाधान भी अलग अलग तरीके से किया जाना चाहिए। इस तरीके से क्रो एंड क्रो के अनुसार इन 14 सिद्धांतों को मान्यता दी गई है। इसके पश्चात कुछ अनेक विद्वानों ने भी, कुछ अनेक मनोवैज्ञानिकों ने या निर्देशनकर्ताओं ने अपने कुछ छोटे छोटे सिद्धांत दिए हैं, जैसे कि निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात जीवन के किसी भी अवस्था में हमें समस्याएं आ सकती हैं और उन समस्याओं से ग्रसित होकर हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति में स्वनिर्देशन की योग्यता विकसित करना। निर्देशन का कार्य केवल समस्याओं को सुलझाना नहीं है, उस व्यक्ति को उन समस्याओं से स्वयं लड़ना भी सिखाना है। उस व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति निर्देशन प्राप्त कर रहा है, वह व्यक्ति निर्देशन प्राप्त करने के पश्चात स्वयं निर्णय ले सके, ऐसी बातों का भी हमें ध्यान रखना है। व्यक्ति विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाता है, अर्थात उन समस्त भूमिकाओं में कहीं न कहीं उसको किसी भी प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, तब हमें उसको उचित निर्देशन प्राप्त कराना है। निर्देशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रशिक्षित होना चाहिए, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अप्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्ति के साथ हमें निर्देशन कार्य नहीं सौंपना चाहिए। निर्देशन कार्य हमेशा प्रशिक्षित व्यक्ति के हाथ में ही होना चाहिए। और इसके साथ इन्होंने एक बहुत अच्छी बात और कही है कि निर्देशन का जो कार्य है वह गोपनीय होना चाहिए, अर्थात निर्देशन कार्यक्रम किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में ना हो जो हर किसी के साथ उस व्यक्ति की चर्चा करें। इससे व्यक्ति का मनोबल गिरता है और वह पूर्ण रूप से निर्देशन का पालन नहीं कर पाता है। अर्थात निर्देशन का कार्यक्रम हमेशा गोपनीय होना चाहिए। इसके साथ ही ये निर्देशन के सिद्धांत यहीं पर समाप्त होते हैं। अगली कक्षा में हम निर्देशन के क्षेत्रों का
व्यापन और अध्ययन करेंगे। नमस्कार।